क्या बिहार में जंगल राज की वापसी होने वाली है? और आखिर क्यों बिहार में तेजाब हत्याकांड की गूंज देखने को मिल रही है? और आरजेडी का वो कौन सा प्रत्याशी है जिसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी जनसभा में हैरानी जताई? आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और उसके तहत तमाम जो दिग्गज नेता है वो अपने पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं। और इसी बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं बिहार की जनता को संबोधित करने। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रत्याशी को लेकर काफी ज्यादा हैरानी जताई और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उस प्रत्याशी के नाम का जिक्र करते ही तेजाब हत्याकांड की जो यादें थी, जो खौफनाक यादें थी, वो फिर से जिंदा हो गई। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं आरजेडी के प्रत्याशियों की लिस्ट देख रहा था। जब मैंने लिस्ट देखी तो उसमें रघुनाथपुर सीट से आरजेडी का एक प्रत्याशी उसामा साहब, उसका नाम देखकर मुझे काफी हैरानी हुई। क्या बिहार में एक बार फिर से अगर आप चाहते हैं कि जंगल राज की वापसी ना हो और बिहार सुरक्षित रहे, तो मोदी और नीतीश की जोड़ी बरकरार रखनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि बिहार हमेशा अब सुरक्षित रहे और जंगल राज वहां पर कायम ना हो, तो ऐसे में जरूरी है कि आप बीजेपी को, एनडीए को अपना सपोर्ट करें। यह कहना था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। अब सवाल ये होता है कि ओसामा साहब, आखिर इसका नाम क्यों लिया जा रहा है और क्यों तेजाब हत्याकांड को लेकर लगातार अब बातें शुरू हो चुकी है। तेजाब हत्याकांड क्या है? दरअसल ओसामा साहब, जो कि फिलहाल आरजेडी का प्रत्याशी है, रघुनाथपुर सीट से उसने अपना नामांकन दाखिल किया है। उसामा साहब का पिता है मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन जिसका तेजाब कांड से सीधा लेना देना है। दरअसल कौन है मोहम्मद शहाबुद्दीन? सबसे पहले आपको यह बता देती हूं। डर, भय, हत्या, अपहरण, फिरौती, रंगदारी का वो चेहरा जिसे आज भी अगर सिवान की जनता सुने या देखे तो वो सहम जाती है। और एक बार फिर से याद आता है तेजाब कांड। जी हाँ, मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिसे सिवान का सुल्तान कहा जाता था। मोहम्मद शहाबुद्दीन हत्या, अपहरण, रंगदारी और कई ऐसे मामले थे जो कि उस पर चल रहे थे। इस दौरान उसे जेल होती है और जेल से ही वो निर्दलीय चुनाव लड़ता है और हैरानी की बात देखिए कि वो चुनाव जीत भी जाता है। जब ये जो उसकी पहुंच होती है, वो पहुंचती है आरजेडी के नेता लालू यादव तक। तब उसे पार्टी का एक चेहरा बना दिया जाता है, एक तरीके से पार्टी में उसे शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद वो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुनाव लड़ता है, विधानसभा चुनाव भी और लोकसभा चुनाव भी। और हैरानी की बात कि वो तब भी जीत जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति पर इतने सारे केसेस चल रहे हो, उसके बावजूद भी वो जीत हासिल करता है। अब मोहम्मद शहाबुद्दीन का खौफ देखिए कि सालों तक वहां जो सिवान के डॉक्टर्स थे वो सिर्फ 50 रुपए फीस ही लेते थे। उसके अलावा वहां की जनता रात 8 बजे से पहले ही मोहम्मद शहाबुद्दीन के खौफ में अपने घर के अंदर चली जाया करती थी। इससे बड़ी बात कि वहां की जनता कभी भी पैसे खर्च नहीं करती थी। वो क्यों? वो भी सुन लीजिए। दरअसल सिवान की जनता को ये डर रहता था कि अगर वो कोई गाड़ी खरीदेगी या कोई घर अगर बनाती है तो उसे रंगदारी देनी पड़ सकती है, क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन इसी के लिए जाना जाता था। तो वहां की जनता, जो वहां के लोग थे, वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाई के लिए तक नहीं भेजते थे। वो इसलिए क्योंकि अगर मोहम्मद शहाबुद्दीन को इस बात की जानकारी लग गई तो वो रंगदारी मांगेगा और लोग फिर उसे पैसे लोगों को देना पड़ेगा। और इसी के चलते वहां की जनता डर में जी रही थी, भय में जी रही थी, मोहम्मद शहाबुद्दीन के खौफ में जी रही थी। अब इसी बीच साल 2004 अगस्त का महीना था और एक व्यवसायी था सिवान का जिसका नाम है चंदा बाबू, जिसे रंगदारी मांगी जा रही थी मोहम्मद शहाबुद्दीन की ओर से। चंदा बाबू के दो बेटे थे
जिनका अपहरण मोहम्मद शहाबुद्दीन की ओर से किया गया था। और मोहम्मद शहाबुद्दीन की कोठी थी जहां पर इन दोनों को ले जाया गया। और जब चंदा बाबू ने रंगदारी देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, तो उसे यह कहा गया रंगदारी भी देनी होगी और तेरी जो जमीन है वो मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम भी करनी होगी। जब इससे चंदा बाबू ने मना कर दिया तो उनके दोनों बेटों को तेजाब से नहलाया गया और तब तक नहलाया गया जब तक तड़प तड़प कर उनकी मौत नहीं हो गई। और जिसने भी ये मंजर सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। और आज भी यही होता है। इसके बाद चंदा बाबू का तीसरा बेटा था जो कि कोर्ट जा रहा था मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ गवाही देने के लिए। इसी दौरान उसकी बीच में ही हत्या कर दी जाती है। तीनों बेटों की मौत। अब जरा सोचिए कि उस मां पर क्या बीती होगी, उस व्यवसायी चंदा बाबू पर क्या बीती होगी। इसके बाद में चंदा बाबू की पत्नी और इन तीनों बेटों की मां वो कोर्ट पहुंचती है और वो मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ अपना बयान देती है, जिसके बाद में कोर्ट उसे सजा सुनाता है उम्र कैद की। मोहम्मद शहाबुद्दीन और उसके चार साथियों को उम्र कैद की सजा होती है। और हैरानी की बात ये देखिए कि 2004 का ये पूरा मामला है और सजा मिलते मिलते 2009 आ जाता है। 2009 में ये जेल के अंदर होता है अपने चार साथियों के साथ। इस दौरान वो चुनाव लड़ने की सोचता है, लेकिन कोर्ट इस पर रोक लगा देती है क्योंकि जिस प्रकार का अपराध उसने किया था इस पर कोर्ट आपत्ति जताती है कि कोई ऐसा अपराधी चुनाव नहीं लड़ेगा। जिसके बाद में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुनाव नहीं लड़ पाता, लेकिन उसकी जो पत्नी थी जिनका नाम बताया जाता है हिना शहाब, वो चुनाव लड़ती हैं। हालांकि वो चुनाव हार जाती हैं। इस दौरान सिवान की जो जनता थी और सिवान के जो क्षेत्र थे अलग अलग, वहां पर मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो खौफ था, डर था, भय था, वो धीरे धीरे कम होने लगा था क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन जेल में था, उम्र कैद की सजा काट रहा था और उसकी पत्नी चुनाव हार चुकी थी। अब ऐसे में वो अपनी पत्नी को चुनाव में खड़ा कराता है, पत्नी हार जाती है। उसके बाद वक्त आता है कोविड का, यानी कि साल 2021। 2021 में मोहम्मद शहाबुद्दीन कोविड के संक्रमण में आ जाता है। इस दौरान उसकी मौत हो जाती है। लेकिन हैरत की बात देखिए कि जिसे सिवान का सुल्तान कहा जाता था, उसे अपनी मृत्यु के बाद 2 गज जमीन तक नसीब नहीं होती है। जी हाँ, कोविड प्रोटोकॉल के तहत मोहम्मद शहाबुद्दीन की जब मौत होती है तो उसे दिल्ली में ही दफना दिया जाता है। सिवान में उसे 2 गज जमीन तक नहीं मिलती है। अब आप ये कहेंगे कि मैं इन सब बातों का जिक्र क्यों कर रही हूं, क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन का बेटा है ओसामा शाह, जो कि अब चुनावी मैदान में है। रघुनाथपुर से उसे चुनाव लड़ाया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि जो ओसामा शाहब है वो भी बहुत साफ छवि का है, ऐसा नहीं है। 2024 में ही वो जेल से रिहा हुआ है। उस पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज है। इससे साफ जाहिर होता है कि अमित शाह ने ये क्यों कहा कि क्या बिहार की जनता अगर चाहती है कि बिहार में गुंडाराज, जंगलराज की वापसी ना हो, इसलिए जरूरी है कि नीतीश और मोदी की जो सरकार है उसे बरकरार रखा जाए। तो ये तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया, लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात देखिए कि रघुनाथपुर सीट वो सीट है जहां पर आरजेडी लंबे समय से काबिज है। और आरजेडी के जो वर्तमान विधायक है वो है हरिशंकर प्रसाद। हरिशंकर प्रसाद 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार ओसामा का नाम सुनकर वो पीछे हट गए, यानी कि उन्होंने जो अपनी दावेदारी पेश की थी वो वापस ले ली। और आरजेडी की ओर से अब खड़े हो चुके हैं ओसामा साहब। दरअसल कहा जाता है कि ओसामा साहब की जो मां है, उन्होंने आरजेडी के नेता से इस बात की गुजारिश की थी, जिस पर आरजेडी ने मुहर लगा दी है। लेकिन यहां पर अब जनता को सोचने की जरूरत है कि आखिर जनता कब समझदार होगी। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि आप कभी भी किसी पार्टी को देखकर वोट दीजिए। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जब भी आपके क्षेत्र में विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या कोई आम चुनाव हो, तो आप सिर्फ देखिए प्रत्याशी। क्योंकि अगर आप प्रत्याशी की कुंडली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रत्याशी वाकई में अगर जीतता है, आप इसे वोट देते हैं, तो वो आपकी सेवा कर पाएगा या नहीं, वो आपके मुद्दे उठा पाएगा या नहीं, वो आपकी समस्याओं को दूर कर पाएगा या नहीं।
जनता से बस एक ही रिक्वेस्ट है यहाँ पर कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस वक्त अगर मुझे रघुनाथपुर की जनता सुन रही है तो उनसे यही निवेदन है कि आप पहले प्रत्याशी की कुंडली खोलिए, उसे देखिए कि क्या वाकई में वो आपकी आवाज बनेगा या फिर जीतने के बाद में आपके ऊपर शासन करने का प्रयास करेगा। आप समझदार हैं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ